हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। एक बार फिर से सक्सेस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी और जो है आप अपने पढ़ाई को लेकर पूरे सीरियस होंगे। और हम जो है 9th में पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया? हमने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने देख लिया कोशिका झिल्ली किसका बना होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली इसका बना होता है। कोशिका झिल्ली लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। उसको देखने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। अब हम आगे देखेंगे कि जो है अब हम आगे देखेंगे कि कोशिका झिल्ली से किस पदार्थों का आवागमन होता है। कोशिका झिल्ली को और किस नाम से जाना जाता है? कोशिका झिल्ली को हम लोग जो है वर्णात्मक पारगमय या चयनित पारगमय कहते हैं। इसमें जो है कुछ निश्चित पदार्थों का आवागमन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इसमें निश्चित पदार्थों का आवागमन होता है, यानी आने जाने देता है अपने से होकर। एक झिल्ली होता है, उनको देखेंगे। एक कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक, अभी हम बोले थे कि वर्णात्मक पारगमय या चयनात्मक पारगमय झिल्ली कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा। एक लेयर होता है, इससे जो है उसको कहा जाता है झिल्ली को। उस लेयर का नाम है क्या? वर्णात्मक पारगमय या फिर चयनात्मक पारगमय झिल्ली। ये झिल्ली जो है, ये झिल्ली जो चयनित पदार्थों को ही एक निश्चित सीमा के अंदर कोशिका के अंदर आने और बाहर जाने देता है। एक निश्चित सीमा के अंदर एक लिमिट होता है कि कौन पदार्थ अंदर आ सकता है, कौन पदार्थ बाहर जा सकता है। हम लोग जो है बचपन में नहीं खेलते थे। हम लोग जो है बचपन में होता था गाइस 4-5 गो दोस्त है, एक दोस्त से दोस्ती दुश्मनी हो गया हुआ है, एक दो दोस्त से दुश्मनी हो गया हुआ है। तो हम बोलते नहीं ये नहीं कि आएगा मेरा घर, ये नहीं आएगा, हाँ तुम दोनों आएगा। तो हम जो है चुन के अंदर लाते थे, बाकी दो को सेट कर देते। ठीक उसी प्रकार देखो कोशिका झिल्ली जो है चयनित पदार्थों को एक निश्चित सीमा तक अंदर आने देता है, चयनित पदार्थों को चुनकर अंदर आने देता है, तथा अन्य पदार्थों का आवागमन जो है वो रोक देता है। अब जो है हम चुन के अंदर लाए, बाकी बोलना है ना इससे हमको अच्छा दोस्ती ना है, इतना नहीं ना है, तो हमको मार दिया था, ऐसे कर दिया था, नहीं ये ना खेलेगा मेरा साथ, इसके साथ हम दोस्त कट्टी से, तो उसको आने नहीं दे रहा है। बाकी जो अच्छा दोस्त है उसको अंदर आने दे रहा है। ठीक उसी प्रकार जो है झिल्ली जो है चयनित पदार्थों को अंदर आने देता है और जो है अन्य पदार्थों को आवागमन रोक देता है। आवागमन माने आने जाने से रोक देता है। कुछ सिलेक्टेड पदार्थ ही अंदर आता है। जैसे हम एग्जाम देते हैं, कोई चीज का एग्जाम देते हैं कंपटीशन का, तो लाखों बच्चों जो है उसमें उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ चयनित बच्चों ही सेलेक्ट होते हैं, तो उसी को आगे बढ़ने देता है आगे स्टेप के लिए, बाकी सब तो छड़ जाता है ना। बस सेम उसी प्रकार कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है झिल्ली से आर पार निकल जाते हैं विसरण प्रक्रिया के द्वारा। विसरण प्रक्रिया के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस ये आर पार हो जाते हैं। हम विसरण प्रक्रिया आपको समझा चुके हैं कि हायर कंसंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक होने वाली प्रक्रिया को ही विसरण कहते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं, आपको याद होगा। और जो है देखो एक चीज याद रखना नोट्स में, ये चीज याद रखना, विसरण में पूछेगा किस चीज का आवागमन होता है। विसरण में पूछेगा कि किस चीज का आवागमन, तो काची बोलना, तो बोलना कि विसरण में, बढ़िया से विसरण बोलना, विसरण में गैसों का आदान प्रदान होता है। विसरण में गैसों का आदान प्रदान होता है। विसरण में गैसों का आदान प्रदान होता है, ये चीज आप याद रखिए। और जो है एक और प्रक्रिया है जिसको प्रासरण कहते हैं। प्रासरण
अब पूछेगा परास्तरण में क्या होता है सर, अब सवाल उठता है कि परास्तरण में क्या होता है। तो परास्तरण में जल के अणुओं का आदान प्रदान होता है, जल के अणुओं का आदान प्रदान होता है, जल के अणुओं का आदान प्रदान होता है। आ रहा है ना समझ में? हाँ, तो ये चीज याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक प्रागमय और चयनात्मक प्रागमय झिल्ली कहा जाता है। इसमें जो है चयनित पदार्थों को ही आने जाने का इजाजत होता है, और जो है और जो पदार्थ का आने का इजाजत नहीं होता है उसको क्या कर देता है, रोक दिया जाता है। कुल पदार्थ जैसे कि कुछ पदार्थ जैसे कुल नहीं कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन झिल्ली से आर पार जाते हैं जिसे विषम क्रिया के द्वारा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। इस प्रक्रिया आदान प्रदान होता है, तो इस प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, हम अभी बताए थे विसरण के द्वारा, यहाँ लिख भी दिए थे। ये सब ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, ये गैस है। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। और जल के अणुओं का आदान प्रदान परासरण के द्वारा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको उतार। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे कोशिका भित्ति और कोशिका कला में अंतर। हम जो है अभी कोशिका के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम देखेंगे कोशिका भित्ति और कोशिका कला में अंतर। क्या क्या अंतर हमको इसमें देखने को मिलता है, चलो देखते हैं। पादप कोशिका, पादप कोशिका किसको बोलेंगे, पेड़ पौधा को, पेड़ पौधा को पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका, कवक। ये जो है कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में, जीवाणु कोशिका में और कवक में पाया जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कोशिका कला में, तो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, सभी प्रकार की, चाहे किसी भी प्रकार का कोशिका हो, चाहे हमारा हो, चाहे तुम्हारा हो, चाहे जानवर का, जंतु का हो, वो सभी प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका कला पाया जाता है, कोशिका कला पाया जाता है। ये अंतर हुआ। अब दूसरा अंतर देखेंगे, पादप कोशिका में कोशिका कला बाहर की होती है। पादप कोशिका में देखो, ये पादप कोशिका है, क्या है, पादप कोशिका, ये क्या है, केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रक, केंद्रक है। इसके अंदर जो है ये कोशिका द्रव्य है। बोला पादप कोशिका में कोशिका कला जो है बाहर की ओर होती है। ये जो है पादप कोशिका में कोशिका कला कहाँ की होती है, बाहर की ओर। कोशिका कला कहाँ होती है, बाहर की ओर, कोशिका कला बाहर की ओर। लेकिन जंतु कोशिका में, हमारे में कोशिका का बाहरी आवरण होता है। देखो पादप कोशिका में कोशिका कला के बाहर, कोशिका कला के बाहर, ये कोशिका कला है, इसके बाहर होता है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका का बाहरी आवरण होता है, ये, और ये बाहरी आवरण जो है वो जंतु को काजी बोल रहे थे, जंतु कोशिका में कोशिका का बाहरी आवरण होता है। क्या होता है, बाहरी आवरण, बाहरी आवरण होता है, ये वाला हिस्सा कोशिका कला ये जंतु कोशिका में होता है। अब जो है काफी मोटी एवं कठोर होती है, कोशिका भित्ति काफी मोटी और काफी कठोर होती है। आप जो है देखे होंगे पेड़ में उसका जो छाल देखे हो कितना मोटा होता है, रहता है ना। हाँ, तो वही बात कर रहे हैं कि जो है उसका भित्ति जो है काफी मोटी और काफी कठोर होती है। आप जो है पेड़ में उसका छाल देख चुके हैं, आप पेड़ देखे ना, तो उसका छाल जो है आप देखे तो काफी मोटी होती है और कठोर होती है। लेकिन हम लोग जो है आते हैं कोशिका कला में, बहुत ही पतली और लचीला होता है। अब सर कैसे, अरे अपना स्किन ले लो ना, देखो हम अपना स्किन काट लेते, देखो कितना पतला लचीला है ना। या किसी और जीव जंतु का ले ले, या किसी और जीव जंतु का ले ले, उसका जो है कोशिका कला क्या होता है, काफी पतला और काफी लचीला होता है। अब जो है ये वाला अब बोल रहा है कि प्रागमय प्रकृति का होता है। आप जो है जंतुओं में लिक्विड की जैसा पादप में लिक्विड यानी पेड़ में लिक्विड की जैसा बहते हुए देखे होंगे ना, पानी की जैसा, वही नेचर को बोल रहा है कि ये जो है प्रागमय प्रकृति का होता है। पादप जो होता है प्रागमय प्रकृति का होता है। ये देखो ये पेड़ है,
और इसमें जो है ऐसे ऐसे करके यहाँ पर बहावना रहता है, पानी की जैसा, लिक्विड की जैसा। इसी को बोल रहे हैं कि ये क्या होता है, पारगमय प्रकृति का होता है, पारगमय प्रकृति का होता है। और जंतु में वर्णात्मक प्रकृति का, वर्णात्मक पारगमय प्रकृति का होता है। वर्णात्मक पारगमय प्रकृति का कहने का मतलब है ये जो है न्यूक्लियस है और ये जो है कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव है। हाँ, ये क्या है, केंद्रक, केंद्रक है। और क्या है, कोशिका, कोशिका द्रव। और जो है ये क्या है, कोशिका कला, कोशिका कला। ये कोशिका द्रव को बाहर आने से रोकता है, वर्णात्मक पारगमय झिल्ली। यही बोल रहा है ये जो है वर्णात्मक पारगमय झिल्ली जो है ये कोशिका द्रव को बाहर आने से रोकता है। कौन रोकता है, कोशिका कला रोकता है। अब देखेंगे कि कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है और जो है कोशिका कला किस चीज की बनी होती है। तो हम देखेंगे इस सेल्यूलोज तथा अन्य पदार्थ जैसे पेक्टिन का बना होता है। आपसे पूछा जाएगा कि पादप में कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो सेल्यूलोज एवं अन्य पदार्थ पेक्टिन का बना होता है, बोलना ठीक है ना। और अगर तुमसे पूछेगा कि कोशिका कला किसकी बनी होती है, तो बोलना फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इतना याद रखना। ये तुमसे एग्जामिनर पूछेगा बोर्ड में कि कोशिका भित्ति और कोशिका कला में क्या अंतर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देना, तुमको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इतना उतार। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे केंद्रक के बारे में। हम लोगों ने अभी देखा कोशिका भित्ति और कोशिका कला में अंतर। अब हम देखेंगे केंद्रक के बारे में, केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बारे में। हम लोग ने ये देख लिया है था कि केंद्रक की खोज किसने किया, केंद्रक की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, वो भी कौन सा कोशिका, डेड सेल का, इसका डेड सेल का। लेकिन यहाँ पे क्या है, मान लीजिए केंद्रक है, ये केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ये महत्वपूर्ण अंग होता है, ये जो है पहला वर्ड ये लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है। कोशिका जो है केंद्रक लैटिन शब्द है जो महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण अंग है किसका, कोशिका का। किसका अंग है, महत्वपूर्ण कोशिका का। ये बोला कोशिका जो है केंद्रक लैटिन शब्द है, ये महत्वपूर्ण अंग है किसका, कोशिका का। और जो है इसके अंदर केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो है अनुवांशिक कैरेक्टर को लाता है, अनुवांशिक लक्षण को लाता है। अनुवांशिक लक्षण बोले तो अनुवांशिक जो है हम अपने, जैसे कि हमारा हाथ, हमारा फेस, हमारा पैर, हमारा बाल हमारे माता पिता से मिलता जुलता है। कोई भी कैरेक्टर, या मान लो ये अंगूठी थोड़ा सा बड़ा, ये अंगुलिया, ये इसमें 6 अंगूठी, अंगूठा जो है 2 आ गया, ये चिपक के, तो ये जो है अपने, चाहे आपके पापा में होगा चाहे मम्मी में होगा, और आप में आ गया। वही कैरेक्टर को लाने का काम कौन करता है, डीएनए करता है। डीएनए जो है, डीएनए में क्या होता है, अनुवांशिक लक्षण होता है, अनुवांशिक कैरेक्टर होता है, गुण होता है, अनुवांशिक गुण होता है, अनुवांशिक गुण। इसको जो है कहा जाए तो जीन होता है। क्या होता है, जीन। जीन जो है अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, यानी कैरेक्टर को लाता है, माता पिता से गुण, जो माता पिता के गुण जो है बच्चों में लाता है, ये अनुवांशिक कैरेक्टर होता है। माता पिता का गुण जो है किसमें लाता है, बच्चों में लाता है। और इसमें जो है ऐसे करके ये क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन यानी गुणसूत्र का जाला होता है। इसके अंदर डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर, कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम।
आया समझ में। और जो है क्रोमोसोम के अंदर आनुवांशिक कैरेक्टर होता है जो हमारे माता पिता से हमारे अंदर आता है। मान लो कि तुम्हारे पापा का कोई चीज जो है, अभी हम बताएं अंगुली, या फिर मान लो बाल, या फिर आंख जो है तुम्हारे पापा का जो है कोई कलर का है, जैसे ब्लू, मान लो ब्लू है, और जो है तुम्हारा आंख भी ब्लू आ गया, तो ब्लू आ गया तो कैरेक्टर जो है वो लाया किसने लाया, यही जीन लाया, यही आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। बहरहाल देखेंगे हम। अब जो है हम केंद्रक की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, इसकी क्या क्या संरचना, केंद्रक किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, केंद्रक जो है किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। केंद्रक की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक जो है निम्न भागों से मिलकर बना होता है। केंद्रक निम्न भागों में से क्या, केंद्रक जो है केंद्रक कला से, अभी हम केंद्रक कला के बारे में पढ़े थे, अभी हम केंद्रक कला के बारे में, इसके बारे में पढ़े थे। ये बाहरी हिस्सा कोशिका कला, सॉरी केंद्रक कला बोल, हाँ केंद्रक कला के बारे में पढ़े थे, केंद्रक कला के बारे में पढ़ेंगे। और जो है कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है इसमें भरा होता है, इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अब जो है कोशिका द्रव्य या केंद्रिका या न्यूक्लियोलस के बारे में हम पढ़ेंगे, और गुणसूत्र जालक के बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्र जालक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये चारों 1 2 3 इन्हीं चारों से मिलकर क्या बनता है, केंद्रक बनता है। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस या फिर गुणसूत्र जालक से मिलकर ही क्या बनता है, केंद्रक का निर्माण होता है। यही साफ सीधा बोल रहा है कि केंद्रक निम्न भागों से मिलकर बना होता है, ये बोल दिया। ये इतना याद रख, तुमसे पूछो, टीचर पूछेगा कि बताओ बेटा कि केंद्रक जो है किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो बोलना केंद्रक कला से, केंद्रक द्रव्य से, न्यूक्लियोलस से और गुणसूत्रीय जालक से। ये चारों चीज से मिलकर केंद्रक का स्ट्रक्चर, संरचना बना होता है। ठीक है, इतना उतारो। अब बच्चों हम जो है केंद्रक की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, और हम देखेंगे आगे केंद्रक की संरचना को अच्छे तरीके से। केंद्रक की संरचना हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि केंद्रक की संरचना में ऐसा क्या क्या होता है। तो हम जो है केंद्रक की संरचना देख रहे हैं। ये जो है केंद्रक की संरचना, केंद्रक जो है डबल लेयर का होता है, केंद्रक डबल लेयर का होता है। ये हुआ इसका बाहरी सतह, ये हुआ इसका बाहरी सतह, और ये हुआ इसका भीतरी सतह, ये हुआ इसका बाहरी सतह, ये हुआ इसका भीतरी सतह। ये पार्ट, इस हिस्से को केंद्रक कला कहते हैं, केंद्रक कला कहते हैं। ठीक है, और इस हिस्सा को केंद्रक छिद्र कहते हैं। इस हिस्सा को केंद्रक छिद्र कहते हैं। और ये हिस्सा, इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, और जो है इस हिस्सा को यानी केंद्रिका कहते हैं, इस हिस्सा को केंद्रिका कहते हैं। ये जो है केंद्रक की संरचना है। ये क्या है, केंद्रक की संरचना है। इस बात को याद रखना, केंद्र बाहरी सतह और भीतरी सतह मिलकर, बाहरी सतह और भीतरी सतह मिलकर केंद्रक झिल्ली का निर्माण करता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण करता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण करता है। और जो है इसमें पानी के जैसा लिक्विड रहता है, पानी के जैसा लिक्विड रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सबको पता है, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। ये हुआ जो है केंद्रक का संरचना, केंद्रक की संरचना। इसमें इतना सारा पार्ट है, और जो है हमको हर एक पार्ट के बारे में पढ़ना है, हमको हर एक पार्ट के बारे में पढ़ना है। यही पार्ट मिलके केंद्रक की संरचना
बनती है, केंद्रक का निर्माण होता है। तो इसको उतारो, हम एक एक पहले जो है केंद्रक को देखेंगे। केंद्रक जो है कितना लेयर का बना होता है। केंद्रक हम अभी बताएं, केंद्रक जो है डबल लेयर का बना होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह सबको अभी एक एक करके लिखाएंगे, आप इतना उतारो। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे कि केंद्रक जो है उसमें कितना लेयर होता है और जो है इस लेयर को क्या कहते हैं। केंद्रक में 2 लेयर होता है और उसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें जो है क्रोमैटिन होता है, ये हम देखे हैं, और गुणसूत्र होता है, ये हम अभी देखेंगे। चलो, केंद्रक के चारों ओर देखो, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत होती है। हम आपको स्ट्रक्चर में दिखा चुके हैं कि केंद्रक के चारों ओर दोहरी संरचना होती है, इसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। दोहरी संरचना को ही केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये अभी हम देख चुके स्ट्रक्चर में केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब केंद्रक झिल्ली के चारों ओर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। देखो, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसको केंद्रक छिद्र बोलते हैं। इसको केंद्रक छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको केंद्रक छिद्र बोलते हैं। इसको केंद्रक छिद्र बोलते हैं। ये हम अभी केंद्रक की संरचना में देखे थे कि जो है केंद्रक का जो लेयर होता है वो डबल परत का होता है, दोहरी परत का, जिसको हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। अब केंद्रक झिल्ली के पास छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखो, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको केंद्रक छिद्र बोलते हैं। केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली है, इस झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। आ गया होगा समझ में? हाँ, ये देखो, ये केंद्रक हम अभी इसको और अच्छे से बना देते हैं। ऐसे बनाए थे ना डबल लेयर का, ऐसे हम बनाए थे। जो छिद्र दिख रहा है इसी को क्या बोलेंगे? इसी को केंद्रक छिद्र बोलेंगे, ठीक है। क्रोमैटिन, यहाँ पे हम ऐसे करके एक स्ट्रक्चर दिए थे आप लोग को। इसको, ये जाल जैसी संरचना आपको दिख रहा होगा, ये जाल जैसी संरचना को ही क्रोमैटिन कहते हैं। ये जाल जैसी संरचना को देखो, ये जो है ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है। बीच वाला हिस्सा को सेंट्रोमियर कहते हैं। बीच वाला को हिस्से को एक धागे जैसे ऐसे थ्रेड जैसे संरचना होता है, इसको टेलोमियर बोलते हैं। टेलोमियर। इसको, ये वाला हिस्सा को, बीच वाला को क्रोमैटिड ही बोलते हैं। क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। ये क्रोमोसोम की संरचना तुमको दिखेगा, क्रोमोसोम में ऐसा तुमको दिखेगा। बीच वाला हिस्सा को सेंट्रोमियर, इसको टेलोमियर, इसको क्रोमैटिड बोलते हैं। यही बोला, ये क्या जैसी संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। जीन के आनुवांशिक गुणों की संरचना होती है कौन? क्रोमैटिन। ये जो है इसमें क्रोमैटिन में क्रोमोसोम में जो है डीएनए, देखो न्यूक्लियस में डीएनए में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। देखो, पहले हम बता रहे हैं, ये थ्रेड जैसी, ये जो है क्रोमैटिन है। ये क्या है? क्रोमैटिन। ये वाला हिस्सा को हम काट देंगे तो हम तुमको ऐसे संरचना दिखेगा, इसी को काट के देखेंगे तो ये डीएनए है। क्या है? डीएनए। इसके अंदर क्या रहता है? जीन रहता है। इसके अंदर जीन रहता है, डीएनए के अंदर जीन जो है आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। जीन क्या होता है? आनुवांशिक गुणों का वाहन। कहे के मतलब हम कल भी बताए थे, हम जो है आगे बताए थे कि जो है जीन हमारे कैरेक्टर को, गुण को, माता पिता से गुण का हमारे अंदर लाता है। यानी कि हम, ये जो है हमारे अंदर कोई चीज गुण है, हमारे माता पिता के अंदर कोई गुण है, और वो जो है ऐसा गुण है जो संतान तक ट्रांसफर करता है। वो ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? जीन करता है। मान लो कि हम ये बता चुके हैं पहले भी कि अंगूठा जो है 2 ठो 6 ठो, मान लो इसका 2 ठो चिपका हुआ ऐसा रहता है किसी का। ये जो है किसी के फादर में है तो संतान में, चाहे बेटी में चाहे बेटा में ये कैरेक्टर आ सकता है। उसी को ये जीन लाने की, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिम्मेदार है जीन है। देखो, जीन आनुवांशिक गुणों की संरचना होती है जो माता पिता से संतानों तक लाती है।
उम्मीद है कि इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसको उतारो, हम देखेंगे अब एक एक पार्ट करके। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे कि केंद्रक के स्ट्रक्चर जो है उन 4 चीजों से मिलकर बने होते हैं। उन 4 चीजों के बारे में एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली के बारे में। हम जो है सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, केंद्रक कला और केंद्रक झिल्ली के बारे में, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तब केंद्रक झिल्ली पढ़ रहे हैं, केंद्रक के बारे में पढ़े तो पहले केंद्रक के स्ट्रक्चर बना ले, तब समझ में आ जाएगा। ये जो है केंद्रक का स्ट्रक्चर रहा, ये रहा केंद्रक का स्ट्रक्चर। ये क्या रहा, केंद्रक का स्ट्रक्चर। ये रहा केंद्रक का स्ट्रक्चर। मान लो ये केंद्रक का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ऐसे हम बनाए। मान लो क्या है, केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत होती है, हम अभी बता के गए। ये जो है केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत है, इसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं, ये आप सब ने जान लिया है। इसको केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली जो है, केंद्रक जो है 2 लेयर का डबल मेम्ब्रेन होता है, जिसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये हमने देख लिया। केंद्रक में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये देखो, हम यही बात अभी दोहराए थे। केंद्रक में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रक छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक छिद्र। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोर इसको कहा जाता है। इनके द्वारा केंद्रक कोशिका द्रव के संपर्क में होता है। इसमें जो है लिक्विड पाया जाता है, और लिक्विड जो है वो पानी के जैसा होता है। वो लिक्विड जो है पानी की जैसा होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो लिक्विड जो है पानी की जैसा, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो जो है जेली के समान भी काम करता है। आप जो है जेली से वाकिफ हो गए, जेली जो है कैसा रहता है, उठाते हैं जो है कितना मुलायम और कितना चिकना रहता है वो आपको पता है। के द्वारा केंद्रक द्रव के संपर्क में रहता है। देखो, इसके द्वारा केंद्रक कोशिका द्रव के संपर्क में रहता है। कहे के मतलब यह है कि केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के बीच पदार्थ का विनिमय इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। विनिमय मतलब आना जाना, लेना देना, लेन देन, इसका मतलब लेन। तो कहने का मतलब यह है कि अर्थात केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के बीच में पदार्थों का विनिमय मतलब आवागमन होता है, यानी कि लेन देन होता है। क्या होता है, लेन देन। यानी कि यहाँ ये पूरा कोशिका है, क्या है, ये कोशिका से केंद्रक कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव है, और जो है ये न्यूक्लियस है। इसमें जो है कोशिका द्रव हो गया, इसमें काची हो गया, न्यूक्लियस द्रव। तो इसमें जो है हम बताए थे कि न्यूक्लियस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको केंद्रक छिद्र होते हैं। इसी छिद्र के द्वारा जो है लेन देन होता है, यानी कि आवागमन। इसका द्रव इसमें जाता है, इसका सामान जरूरत होता है जिसमें जाता है, ये अपना काम जो है एक दूसरे से मिल बांट के करते हैं। ये बोले केंद्रक द्रव है, कोशिका द्रव। केंद्रक द्रव हो गया, इसके अंदर कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का विनिमय होता है। विनिमय मतलब लेन देन। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। आए ना समझ में? तो कोई चीज भी लेना देना होगा तो इन्हीं छिद्र के द्वारा कोशिका लेगा और केंद्रक देगा, या फिर केंद्रक देगा और कोशिका लेगा, इन्हीं के छिद्रों के द्वारा। ठीक है, इतना हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। इतना उतारो, आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे केंद्रक द्रव के बारे में। हम जो है केंद्रक कला के बारे में देख चुके हैं, अब हम केंद्रक द्रव के बारे में देखेंगे। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। केंद्रक कला के बाहर की ओर पाए जाने वाला जेलीनुमा पदार्थ होता है। केंद्रक कला की ओर अंदर, केंद्रक कला के अंदर की ओर, कहाँ? केंद्रक कला के अंदर की ओर पाए जाने वाला, ये केंद्रक कला है, आप सबको पता है। पाए जाने वाला जेलीनुमा, ये जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है या जेली के फॉर्म में, जेली के फॉर्म में पाए जाने वाला पदार्थ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव बोलते हैं। ये केंद्रक कला है, इसके अंदर पाए जाने वाला जेलीनुमा पदार्थ को केंद्रक द्रव कहते हैं। मान लो
जैसे ही पूरा बल्ब, इसके अंदर ये मान लो पूरा न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो है जेलीनुमा यानी कि पानी के जैसा, पहले जो है लिक्विड फॉर्म में होता है पानी के जैसा, और जो है इसके अंदर पाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक गर्भ कहते हैं। ये सॉल अवस्था में होता है। सॉल अवस्था का एक मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी के जैसा होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे ये जो है जेलीनुमा संरचना बना लेता है, जेलीनुमा में परिवर्तित हो जाती है, जेलीनुमा में परिवर्तित, पानी से क्या बन जाता है, जेली बन जाता है। इतना जान लो। देखो ये सॉल अवस्था में होता है, किंतु आवश्यकता अनुसार जेली में परिवर्तित हो जाती है। इसी में क्रोमेटिन व केंद्रिका पाए जाते हैं। अब जो है हम एक स्ट्रक्चर बनाए थे कि ऐसे करके ये और ये स्ट्रक्चर बनाए थे ना, तो इसको हम क्या बोले थे पता है ना, इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, इसी को हम क्रोमेटिन और इसको केंद्रिका कहते हैं, केंद्रिका। ये हमने कहा था कि देखो परिवर्तित हो जाती है, इसी में क्रोमेटिन व केंद्रिका पाए जाते हैं, इसी में क्रोमेटिन व केंद्रिका पाए जाते हैं। ये जो द्रव होता है इसको केंद्रक द्रव बोलते हैं, केंद्रक द्रव बोलते हैं। आ गया समझ में? हाँ ठीक है, इतना उतारो, आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, अब हम लोगों ने देख लिया केंद्रक कला के बारे में, केंद्रक दर के बारे में। अब तीसरा देखेंगे केंद्रक के स्ट्रक्चर में। अब हम देखेंगे केंद्रिका के बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में। क्या किसके बारे में? न्यूक्लियोलस के बारे में। चलो देखते हैं। इसकी खोज फॉन्टेना नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी पूछे गए सर केंद्रिका, केंद्रा का खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रा का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रा का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, लेकिन न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? केंद्रिका। केंद्रिका का खोज किसने किया? फॉन्टेना नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? फॉन्टेना नामक वैज्ञानिक ने किया था। एवं न्यूक्लियोलस नाम किसने दिया? बोमेन ने दिया। न्यूक्लियोलस नाम किसने दिया? बोमेन ने दिया। तुमसे पूछेगा कि केंद्रिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने ही बोल देना। केंद्रिका दूसरा है और केंद्रक दूसरा है समझ में? तो हाँ याद रखना। तो इसकी खोज किसने किया? केंद्रिका का खोज किया फॉन्टेना ने, और इसका नाम न्यूक्लियोलस किसने दिया? वोमेन्स ने दिया। किसने दिया? वोमेन ने दिया। इसे कैरियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियस का दूसरा नाम, यानी न्यूक्लियोलस केंद्रिका का दूसरा नाम क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोसोम बोलते हैं। कैरियोसोम, इसको कैरियोसोम बोलते हैं। इसका एक और नाम है जिसको इंडोसोम भी बोलते हैं। इसको इंडोसोम भी बोलते हैं। याद रखिएगा। बोलेगा कि केंद्रक के जगह पर कैरियो शब्द भी लिख सकता है, कैरियोसोम भी लिख सकता है, केंद्रिका के जगह पर इंडोसोम भी लिख सकता है। दोनों नाम इसी का है। किसका? केंद्रिका का ही दोनों नाम। केंद्रिका का क्या नाम है? टोटल 3 नाम। क्या हुआ? केंद्रिका 1 हुआ, इंडोसोम 2 हुआ और कैरियोसोम 3 हुआ। ये याद रखना। एक ठीक। तो इसकी खोज किसने किया? इसकी खोज फॉन्टेना ने किया। न्यूक्लियोलस शब्द किसने दिया? इसको न्यूक्लियोलस शब्द किसने दिया? तो वोमेन्स ने दिया। इसका नाम जो है केंद्रिका का दूसरा नाम कैरियोसोम और इंडोसोम है। ये प्रायः एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका होती है। ये बात याद रखना हमेशा। एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका होता है। जैसे एक इंसान में 2 ही हाथ हो सकता है,
एक या दो। एक्सेप्शन केस में वो देखा जाता है, कभी कभी किसी का एक होता है, वो कुदरती है, लेकिन अधिकतर इंसान में एक इंसान में दो ही हाथ देखने को मिलता है। लेकिन यही इसी तरह एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका होता है, एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका होता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, ये गोल या अंडाकार होती है। हम लोग अभी देखे केंद्रक के स्ट्रक्चर, ये गोल था या फिर अंडाकार होता है, ये बात। तथा अंतरावस्था यानी इंटरफेज, आप जब न्यूक्लियस यानी कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो आपको इंटरफेज देखने को मिलेगा। आप 11th में जाइएगा तो जो है इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा हुआ है, वहां डिटेल से पढ़ना है। तो याद रखिए, ये इंटरफेज यानी अंतरावस्था में स्पष्ट दिखाई देता है केंद्रिका। यानी इसके जो है इंटरफेज में 4 फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। देखो, जब अंतरावस्था में स्पष्ट दिखाई देता है विभाजन के समय, यानी कोशिका विभाजन होता है, तो हम यहाँ प्रोफेज अवस्था, प्रोफेज बोले ना, पहला अवस्था, यानी कोशिका विभाजन की पहला अवस्था को प्रोफेज बोलते हैं। प्रोफेज अवस्था में लुप्त हो जाती है कौन सी केंद्रिका, पहला जो है प्रोफेज अवस्था में लुप्त हो जाती है। लेकिन ये पुनः आता है, पुनः कब आता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज आता है टेलोफेज में। यहाँ प्रोफेज लुप्त हो गया, कहाँ? प्रोफेज में लुप्त हो गया, लेकिन टेलोफेज में ये दोबारा दिखाई देता, देखो लिखा हुआ, होकर अवस्था से लुप्त होकर जो है अंतवावस्था में पुनः बन जाती है, यानी टेलोफेज में फिर से दिखेगा। विभाजन, कोशिका विभाजन में 4 अवस्था होता है। प्रोफेज, प्रोफेज में जो है केंद्रिका जो है कैसे हो जाएगा? गैप हो जाएगा, और जो है टेलोफेज में ये फिर देखने को मिलेगा, टेलोफेज में पुनः देखने को मिलेगा, ठीक है ना। केंद्रिका राइबोसोम का निर्माण करता है। अब आ गया बात राइबोसोम। अब जो है हम एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाए थे, ये सेल का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये केंद्रक है, तो इसके ऊपर ऐसे बूंदा बूंदा आकार का, ऐसे बूंद बूंद आकार का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बूंद बूंद आकार का स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ये आगे हम पढ़ेंगे, इतना उम्मीद करते थे। हाँ, तो ये चीज याद रखना, केंद्रिका राइबोसोम का निर्माण करता है। केंद्रिका को राइबोसोम का निर्माण कौन करता है? केंद्रिका। लेकिन राइबोसोम क्या का निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, इसको प्रोटीन का निर्माण करता है, याद रखिएगा। उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसको। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे गुणसूत्रीय क्रोमैटिन के बारे में, गुणसूत्रीय क्रोमैटिन रेटिकुलम के बारे में। हम जो है केंद्रक के अंदर ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर देखे थे, इस तरह का स्ट्रक्चर देखे थे, ठीक है ना। केंद्रक द्रव में लंबी संरचनाओं का जाल पाया जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर देखे थे, जिसे गुणसूत्रीय जालक कहते हैं। तो इसी को ही गुणसूत्रीय जालक कहते हैं। केंद्रक द्रव में लंबी संरचनाओं का जाल पाया जाता है, जिसे गुणसूत्रीय जालक कहते हैं। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था। कोशिका विभाजन के समय ये संघनित होकर गुणसूत्र बनाता है। जब कोशिका विभाजन जो है होता है, तब ये जो है संघनित यानी इकट्ठा होकर गुणसूत्र बनाता है कुछ स्थानों पर। पहले ये वाला देखते हैं, ये है क्या? ये क्रोमैटिन है। क्या है? क्रोमैटिन है। एक हिसाब से बोला जाए तो गुणसूत्र है। ये क्या है? गुणसूत्र। गुणसूत्र, इसको काट के देखते हैं तो इसमें क्या होता है? इसको ये हिस्सा को काट लिए, ये हिस्सा को काट लिए, ये हिस्सा को काट लिए, इसको काट के देखे तो उसमें ऐसा स्ट्रक्चर मिला। कैसा स्ट्रक्चर? ऐसा स्ट्रक्चर। इसमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। और डीएनए के अंदर ही क्या होता है? जीन होता है, जीन होता है, जो माता पिता का लक्षण संतानों में लाता है, यानी माता पिता का गुण जो है संतानों में लाता है, यही जीन होता है, यही जीन होता है, ठीक है ना। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय संघनित इकट्ठा हुआ गुणसूत्र का निर्माण करता है। कुछ स्थानों पर गुणसूत्रीय जालक अधिक संघनन, अधिक मतलब होता है गट्ठा बन जाना। जैसे कि हम लोग कोई सूता निकालते हैं, वैसे करके छींट देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो मुरझा इकट्ठा हो जाता है, गिट्ठा बन जाता है पूरा ही में,
बनता है ना, उसी तरह राजू बोला, उसी तरह जालक अधिक संघनन, मजबूत व गूंधे हो जाते हैं, गूंज जाते हैं, ऐसे करके ना हो जाता है, ऐसे करके गूंज जाता है ना धागा, इसी को हम जो है विषम गुणसूत्रीय जालक कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। अब जो है धागा उधर बांधते हो यानी सीते हो तो ऐसे करके निकाल देते हो, निकालते हो तो देखो सब इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है तो ऐसे गुंज जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम गुणसूत्रीय जालक कहते हैं। अब एक सवाल तुमसे पूछते हैं, हमारे शरीर में कितना गुणसूत्र होता है, पहले इसको उतारो, पहले इसको क्या करो, उतारो, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया, उतारो, चलो ठीक है, उतार मिटाते हैं। हाँ, तो हमारे शरीर में कितना गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र होता है, 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें कि जोड़ा में कितना में होता है, ये जोड़ा कितना में होता है, ये जो है 23 जोड़ा में होता है, कितना में होता है, 23 जोड़ा में, जिसमें 22 जोड़ा जो है पुरुष में और 22 जोड़ा स्त्री में, ये दोनों समान होता है, एक समान एक जैसा होता है, 22 जोड़ा मेल में और 22 जोड़ा स्त्री में, पुरुष में या फीमेल में, स्त्री में एक समान बिल्कुल एक जैसा होता है, कैसा होता है, बिल्कुल एक जैसा। हमारे शरीर में यह 46 क्रोमोसोम होता है, जिसमें कि जोड़ा में कितना होता है, तो 23 जोड़ा पेयर में होता है, जिसमें 22 जो है पुरुष में और जो ये 22 स्त्री में, ये दोनों बिल्कुल सेम होता है, डिट्टो सेम होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों मिला के कितना जोड़ा हुआ, लेकिन एक क्रोमोसोम जैसे एक एक्स और एक्स वाई, ये जो है भिन्न होता है, ये जो है भिन्न होता है, ये क्या होता है, भिन्न, ये जो है स्त्री में और ये पुरुष में, ये पुरुष में होता है, ये स्त्री में ये पुरुष में, ये दोनों मिलाकर जो है, दोनों मिलाकर 23 जोड़ा बनता है, दोनों मिलाकर 23 जोड़ा बोलते हैं। तो ये 22 को जो दोनों 22 होता है, इंग्लिश में इसको ऑटोसोम बोलते हैं, ऑटोसोम नहीं बिल्कुल एक जैसा, और ये दोनों को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। और जो है इसके क्रोमोसोम के अंदर ही क्या होता है, अभी हम देखे थे डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन, हिंदी में लिख देते हैं, डीएनए के अंदर जीन होता है, यही जीन जो है कैरेक्टर को लाता है, यानी माता पिता का कैरेक्टर जो है संतान में लाता है, माता पिता का गुण संतानों तक लाता है, वो कौन लाता है, वो जीन लाता है, वो कौन लाता है, वो जीन लाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूले, थैंक यू।